दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जस्ट बी योरसेल्फ आदित्य में। आज मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा 4K भी हो चुका है और एक यूट्यूबर के लाइफ में सब कुछ बहुत नॉर्मल सा नहीं होता, बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसका एक्सपीरियंस। अक्टूबर 21, 2023 को मेरा एक्सीडेंट 100 फीट रोड कल्याण ईस्ट में हुआ था, जो कि मेरे घर से जस्ट बैक साइड में ही है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जहाँ पे एक नवरात्रि का पंडाल था और उनके लोगों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ था। ये थंब जितनी रोप थी, इससे ज़्यादा थिकनेस उसकी थी नहीं, और रोप इतनी टाइट बंधी हुई थी कि वो 1/2 सेंटीमीटर भी अपने जगह से हिलने के लिए रेडी नहीं थी। तो होता ऐसा है कि 8:30 का टाइम पीरियड था और उस टाइम मैं मेरे फ्रेंड के साथ उसी के काम से बैक साइड जा रहा था। मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं आता हूँ, फिर हम आरती करेंगे साथ में और मेरा फ्रेंड भी ज्वाइन कर लेगा उस आरती में। तो ये कहकर जब मैं निकला वहाँ से, तो होता ऐसा है कि स्टेज की लाइट इतनी हेवी थी कि वो काफ़ी दूर से ही आपके आंखों को चौंधिया सकती थी। इस तरीके की लाइट थी और वो रोप उस लाइट की वजह से, इल्यूजन की वजह से मुझे दिखी नहीं। और जब मैं उससे टकराता हूँ, मेरी स्पीड उस टाइम थी 25 to 30 की स्पीड थी अप्रॉक्स। हम बात करते हुए जा रहे थे उसी के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग के बारे में। हम गए वहाँ पे और जब मैं उससे हिट किया, उसी दौरान क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या अचानक से, क्योंकि मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था, क्योंकि रोड खाली थी, स्टेज था, 8:30 का टाइम पीरियड और 7वां दिन नवरात्रि था। तो मुझे लगा अभी तक कोई आया हुआ नहीं है और यहाँ पे कोई बैरिकेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो गैप है, स्टेज के बगल में जो गैप है, वहाँ से मैं ईज़िली बैक साइड चले जाऊँगा और मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि स्टेज के बैक साइड ही एक ऑफिस था, वहाँ पर मुझे काम था। तो जब मैं हिट करता हूँ उससे, तो वो जो रोप थी, वो रोप पहले मेरे आर्म्स को टकराती है, फिर मेरे लोअर लंग्स में टच होती है और वो रब करते हुए मेरे एब्डोमेन पे जाती है, जो कि इतना इंटरनल डैमेज करती है, इतना ट्रॉमेटाइज कर देती है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे पैनक्रियाज हैं जो बैक साइड होती है, उसमें जो लिक्विड होता है बहुत ही डेंजरस होता है। अगर वो एक साथ अगर वो निकल जाए तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का था डैमेज, जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। जब गिरता हूँ तो मेरे फ्रेंड का जो हालत था, उसका नोज़ मेरे सर से टकराता है और उसके नाक से खून आता है, जस्ट दैट से उतना ही था। थोड़ी बहुत खरोंची थी उसे, बट मुझे भी खरोंचे आई थी घुटनों में मेरे, और जो इंटरनल पेन था वो बर्दाश्त के लायक था ही नहीं, बहुत ही पेनफुल था। उस पेन में भी मैंने वहाँ पे लोगों को कहा कि आपने ये रोड ब्लॉक क्यों किया है, कशाला तुम्ही या रोडला ब्लॉक केलेला है। मैंने उनको कहा, उन्होंने तुरंत उसे हटाया भी होगा, वहाँ पे पुलिस कर्मचारी भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मैंने कहा कि शायद, मुझे लगता नहीं इतना डैमेज है, बट पेन बहुत ज़्यादा था, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा हुआ। मैं घर पे जाना ज़रूरी समझा, मैं कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था रैंडमली। घर गया, ठीक है, कुछ लोग आए, उसके दरमियान मैंने फ़ोन भी कर दिया था घर पे मेरी वाइफ को कि गुंजन मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मस्ती करता हूँ, प्रैंक करता हूँ थोड़े, तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं। जब वो आते भी हैं देखने के लिए, तो वहाँ उस टाइम तक मैं घर पहुँच चुका था और वो सेकंड रोड के दूसरी तरफ वो लोग ढूंढ रहे थे। तब तक वहाँ कोई था नहीं, चले गए थे सब। जब रोड पे मैं आता हूँ घर पे, जब घर पे मैं पहुँचा, पे मुझे कुछ लोग लेके आए, मैं इन्हीं हूँ घर आया और वो सब लोगों ने मेरे कपड़े उतारे, मुझे हवा देने की कोशिश की, बट उसके बावजूद भी मुझे राहत नहीं मिल रही थी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था, इंटरनल था। इसका अंदाज़ा मुझे उस टाइम नहीं था बिल्कुल। तो 1 बजे रात को वापस एक कुछ होते होते 12:30 के अराउंड हो गया था, 10:30 11 के अप्रॉक्स, राइट 10:30 या 11 के अप्रॉक्स हो चुका था। फिर उसके बाद मैं घर आता हूँ और घर पे जब मुझे रिलीफ नहीं मिलता तो सब कहते हैं चलो आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल में जाता हूँ जो चक्की नाका पे है, के पास में ही है, और वो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे लोगों का जो तरीका था, मैं शायद उस पर कोई एतराज़ करे, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। ये मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे खुद के बारे में कह रहा हूँ। जब मैं वहाँ एडमिट हुआ तो उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या हुआ था। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है,
मुझे पेन बहुत है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, उन्होंने बस यही पूछा मुझे कि आप घर जाना चाहते हो कि एडमिट होना चाहते हो। मैंने उन्हें कहा कि मुझे पेन बहुत हो रहा है, मुझे पेन से रिलीफ चाहिए। उन्होंने पेन किलर मुझे दिया, इंजेक्शन दिए, मुझे थोड़ा बेटर लगा, मुझे लगा सब कुछ ओके हो रहा है और मैं घर आ गया। घर आने के बावजूद भी मुझे थोड़ी देर तक ठीक लगा। मैं नीचे था ग्राउंड पे अपने सोसाइटी के। मैंने कहा कि आप लोग कंटिन्यू करिए घर का, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, इट्स ऑल राइट। बट वो लोग मायूस थे और मैं मेरी बात को भूमि फैमिली का कितना भी आभार प्रकट करूँ वो कम होगा। बहुत बहुत थैंक यू। और वो लोग टेंस में थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। उस टाइम मुझे थोड़ी देर के लिए फील हो रहा था कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं कल ज्वाइन कर पाऊँगा, मैं अभी ठीक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा मुझे चक्कर जैसे आने लगा। तो प्रशांत जी मेरे साथ थे, मेरे सोसाइटी के ही फ्रेंड हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं घर की तरफ जाना चाहता हूँ। हम घर की तरफ रवाना हुए, लिफ्ट लिया और 5th फ्लोर पे आते आते ही मैं बेहोश हो गया था। मेरे हाथ से मेरी फ़ोन गिर गई थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद क्या हुआ ये सब उन्होंने ही बताया। वो घर पे लेके आए, मुझे लिटाया। मैं पेन से सुकड़ा हुआ था, मैं एकदम फोल्डेड बॉडी लेके बेड पे पड़ा हुआ था और पेन इतना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं करा रहा था, एक मेरे मेडिकल फ्रेंड हैं अजय, वो आते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि कुछ करो, दवा दो, मैं ठीक हो जाऊँ। एक बार सो के उठ जाऊँगा तो शायद मेरा पेन ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा, बचपन में चोट लगती है तो बच्चे कहते हैं कि ना कि अभी थोड़ा पेन है या फिर बाद में थोड़ा दवा खा लेते हैं तो कल मॉर्निंग तक शायद सब ठीक हो जाए। ऐसे ही गेस करके मैं सोया था। बट ऐसा कुछ ईजी नहीं था वो चीज़, वो टास्क वो इतना ईजी नहीं था। तो उसके बाद कुछ 1 घंटे बाद मैं फिर से पेन में इतना हो गया कि मैं घर के सारे कॉर्नर्स पे तड़प रहा था, घूम रहा था, पी रहा हूँ ठंडा, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, पूरा पसीने से लथपथ, एकदम हालत बुरा था एकदम। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं हो रहा है, चलो फिर से हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं सोचा कि ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक होने जैसा कंडीशन मेरा नहीं था। और फिर मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुआ, किया तरुण पाटिल जी को कि सर जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तभी ठीक होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गया हॉस्पिटल में, फिर से उसी हॉस्पिटल में गया जो चक्कीनाका के पास में है। फिर से उन्होंने वही चीज़ पूछी जो पहले पूछी थी कि आपको एडमिट होना है या घर जाना है। मेरी वाइफ ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, आप इनको ICU में एडमिट करिए। उन्होंने कहा कि डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट 6,000-7,000 के अराउंड जो भी है, अमाउंट याद नहीं मुझे, शायद अप्रॉक्स इतना ही था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अमाउंट ले लीजिए, इनको एडमिट करिए। मैं एडमिट हुआ, मुझे शायद पेन किलर दी थी या नहीं थी मुझे याद नहीं, मैं अपने होश में नहीं था। और रात भर मैं पेन में ही था और अर्ली मॉर्निंग कुछ 5 बजे के अराउंड वहाँ पे जो उनके डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, वो आते हैं। तब तक वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स ही थे। उस टाइम मैं बहुत मिन्नतें कर रहा था कि कुछ तो करिए, मेरा पेन रिलीफ कराइए। बट वो कह रहे थे कि कुछ कंडीशंस हैं, हम आपको ज़्यादा पेन किलर्स नहीं दे सकते। वो भी अपनी जगह पे सही थे। मॉर्निंग में आते ही सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, आपकी कंडीशन बहुत ठीक नहीं है। CT स्कैन के लिए कहा, तो CT स्कैन के लिए गए। और जब मेरी वाइफ को पता चला कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो उसने कहा कि ऑपरेशन किस बेस पे हो रहा है, कि 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बस जमा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे करना पड़ेगा। ये उसके नॉर्मल क्वेश्चंस थे, उसको पता नहीं था, जो उसकी नॉलेज में था उसने पूछा। तब तक हमारे सोसाइटी के काफ़ी लोग आ चुके थे वहाँ पे। और फिर ये बर्डन हुआ कि अब आप कैसे करोगे, मतलब आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट के लिए जाएंगे। कुछ लोग रेडी हो गए कि हम ऑपरेट कराएंगे और हम आदित्य जी को बचाएंगे करके किसी भी हालत में। तो ये कंडीशन थी वहाँ पे। और मेरी वाइफ वरुण सिंह जी हैं, जिनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि इन दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हम थाने जाएंगे, थाने हाईलैंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मेरी रिपोर्ट वहाँ भेजी गई। उन्होंने तुरंत कहा कि आप इनको यहाँ ले आइए। मेरा वहाँ तब तक बेड रेडी हो चुका था, एम्बुलेंस आई, मुझे ब्रीदिंग की भी इशू थी वहाँ पे, और मुझे ऑक्सीजन पे रख के वहाँ पे लेके गए। जब वहाँ मैं पहुँचा, कुछ दोपहर के 3 बज चुके थे। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो उन्होंने ना कोई फॉर्म भराया,
और ना ही कोई एडमिशन या डोनेशन की फ़ीस की डिमांड की कि आप समथिंग अमाउंट डिपॉजिट करिए तभी हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था वहाँ पे। उन्होंने प्रायोरिटी ये समझी कि ये पेशेंट है, ये ट्रबल में है, तकलीफ़ में है और हमें इसको ट्रीटमेंट करना है, हमें इसे ठीक करना है। मैं एडमिट हुआ, आईसीयू में गया, बेड नंबर 1 में, और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। देखिए, जब पेशेंट कोई होता है तो उसको आप दवा से सब चीज़ों से मदद कर सकते हैं, बट जो पेन होता है वो अनबेरेबल होता है। उस टाइम मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स में जो पेन था मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा हो। और 17 दिन मैं अप्रॉक्स वेंटिलेटर पे था। मुझे जो लगाया हुआ था उसमें 3 पाइप्स थे, और वो इनहेल और एक्सेल, जो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो मशीन खुद कर पाती थी। उसमें इतना प्रेशर था हवा का, तो इतनी तकलीफ़ होती थी उस दौरान कि 2 घंटे वो लगा के रखना पड़ता था बैक पाइप, और जब वो निकालता था मैं, तो मैं लिटरली बोल नहीं पाता था। मैं मेरी ज़ुबान जो है वो सफ़ेद हो जाया करती थी सूख के, और मुझे एक बूंद पानी भी अलाउड नहीं था इन टोटल डेज़। ये बहुत टफ पीरियड था। मेरे नोज़ में पाइप थी, यहाँ पे मेरे नेक पे सेंट्रल पाइप थी जहाँ पे 6 इंजेक्शंस के नॉच होते हैं, और मेरे हाथों में भी सलाइन लगी हुई थी। मेरे यूरिन एरिया में भी पाइप लगी हुई थी, पैकेट लगा हुआ था। तो ये कंडीशन था मेरा। मैं खुद से उठ बैठ नहीं सकता था। मैं एकदम ही लाचार और बेबस था। उस पल मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि क्या मैं कभी बेटर हो पाऊँगा, क्या मैं कभी बैठ पाऊँगा, क्या मैं कभी उठ पाऊँगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। मेरे दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी जो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मुझे नहीं पता। अभी भी मैं कह रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है। और कई लोग मिलने आए मुझे, मैं उस टाइम अपने होश में भी नहीं था। और हमारे सोसाइटी में मोस्टली पुलिसमैन और फोर्स के लोग ज़्यादा हैं। नेवी में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं। तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, बच्चों की आंखों में भी, बूढ़ों की आंखों में भी। सब लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे। मिक्स चीज़ें चल रही थी। जब मुझे पता चल रहा था लोग आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ओवरवेल्म भी महसूस कर रहा था। मैं कभी कभी कुछ लोग आते थे मिलने, तो मैं अपने नॉचेस निकाल देता था जो मेरे बॉडी पार्ट्स में लगे होते थे, जो रेडियोमीटर ऊपर चल रहा होता था, तो मैं उसको निकाल दिया करता था, ताकि मैं नहीं चाहता था, मैं वो पाइप भी निकाल दिया करता था ताकि सामने वाला देख के घबराए नहीं, डरे नहीं ऐसे। उस दौरान मेरी डॉटर का बर्थडे भी था। 31 अक्टूबर को बर्थडे भी था, तो वो मिलना चाहती थी मुझसे। जब वो मिलने की गुजारिश की, जब मुझे पता चला कि वो आ रही है, तो मैंने कहा कि मैं भूत जैसा दिख रहा हूँ, प्लीज़ ये शेव क्लीन कर दो। और वो देखे मुझे ऐसे हालत में, मैं नहीं चाहता। तो इस तरीके से चीज़ें और दिन जा रहे थे। डेली मेरी एक्सरे निकल रही थी, और मेरे दर्जनों MRI स्कैन्स हो चुके थे, CT स्कैन्स भी हुए थे बीच में। CT स्कैन और MRI स्कैन में मेरे आधे घंटे लग जाते थे। मुझे दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। मुझे बेड से ऐसे लिटरली पोर्ट करके दूसरे बेड पे रख के फिर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा के फिर ले जाते थे। हालत काफ़ी मेरी बुरी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी रस्सी, एक अंगूठे जितनी मोटी रस्सी ऐसा कर रही है। और यहाँ जिनका पंडाल था, उन्होंने रिग्रेट इसको कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आए मेरे घर पे, वो मुझे बाय फेस बाय नेम जानते हैं। तो मुझे अपने हर एक इवेंट्स में उन्होंने इनवाइट भी किया है, मैं गया भी हूँ इनविटेशन पे। जब उन्हें पता चला तो पहले तो उन्होंने बोला कि आप कौन हैं, शायद आपको पहचानते नहीं हैं। जब मेरे लोगों ने उन्हें बताया, सोसाइटी के लोगों ने, बाद में पहचान दिखाने के बाद में वो हमारे घर पे आते हैं। घर पे आते हैं और काफ़ी सारे लोग भी थे सोसाइटी के जो मुझे मिलने आए थे। जब मैं डिस्चार्ज हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूँ। डिस्चार्ज होने में कम से कम 1-1.5 महीने के ऊपर हो चुका था, 1.5 महीने अप्रॉक्स। उसके बाद में आया था, फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर मेरे लग रहे थे। स्टमक में ड्रेन पाइप डाली हुई थी, एक पाइप निकाली हुई थी, एक पैकेट है, वो पैकेट अभी भी है मेरे स्टमक में लगी हुई है। अभी ये 6वां महीना चल रहा है, इट इज़ 6 मंथ। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। हालांकि मैं इसके साथ अभी ऑफिस जा रहा हूँ, 2 हफ्ते हो गए, इनके साथ काम कर रहा हूँ। इच्छा नहीं हो रही है बट करना पड़ रहा है,
कि एक्सपेंसेस इतने हो गए। हाँ, मैं कह रहा था कि जब वो उन्हें पता चला, पॉलिटिकल लीडर्स को, वो आए मेरे घर पे, वो बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके जो भी खर्चे हुए हैं मैं आपके संभाल लूँगा, आप चिंता मत करिए। उन्होंने कोई फिगर या कोई अमाउंट नहीं बताया हुआ था। मैंने बोला सर बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा कि आपको रस्सी नहीं लगानी चाहिए थी, कई लोगों को चोट लगी है, मैंने सुना है उसके बारे में, मैं मरते मरते बचा हूँ, आपको नहीं लगाना चाहिए वैसा। उन्होंने भी रिग्रेट किया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगाना चाहिए, हम नेक्स्ट टाइम से उसका केयर करेंगे, किसी के गलती से लग गया होगा वो रस्सी किसी कार्यकर्ता से। कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं आपके एक्सपेंसेस बेयर कर लूँगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप बिल्स मेरे ऑफिस में पहुंचा दीजिए। तो मैंने बिल्स उनके ऑफिस में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में 15 डेज़ के बाद में जब उन्होंने कॉल किया कि हमारी टीम ने देखा है और हम आपको सर्टेन अमाउंट देना चाहते हैं, तो मैंने कहा अमाउंट क्या है वो आप बता दीजिए। बोले कि आज रेडी नहीं है, हम आपको शाम को या फिर घर पर पहुँचा देंगे कल। बोले ठीक है बट अमाउंट क्या है वो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 50,000 है। मैंने बोला देखिए 50,000 ऐसा है कि 50,000 जब देना ही था तो आपने जो मेरे 12 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी बिल्स आपने क्यों मंगाई। मैंने उनको ज़ेरॉक्स करके मैंने उनको बिल सबमिट की थी। उसका रीज़न क्या था, मैंने सिर्फ इतना ही उनसे पूछा था, क्वेश्चन किया था जो कि मुझे लगा पूछना चाहिए। मैं उनसे ना मैंने कभी पैसे की डिमांड की थी, ना ही मेरे कोई इंटेंशन था वैसा। वो सामने से खुद आके बोले थे, तो उसी बात पे मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया था। उस बात पे वो चिढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था, आप वहाँ गए तो किससे पूछ के गए, और आपको जो ये हुआ है घटना जो आपके साथ घटी है वो नेचुरल है, वो टोटली नेचुरल है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम आपको दे रहे हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये है, अगर उनको लग रहा है ये नेचुरल है या मुझे उनसे पूछ के जाना चाहिए, कोई हेडमास्टर या कोई क्लासरूम तो नहीं है अगर मैं उठूँ सुबह और मैं उनसे पूछूँ कि आप बोलिए आज मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, तो ये कोई बात नहीं बनती है, ठीक है। उसके ऊपर वो कहते हैं कि आपको FIR करना चाहिए था। FIR मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझे जानते थे और FIR और इन सब चक्करों में मुझे पढ़ना नहीं था। तो ये सारी बातें, तो जब मैंने इतनी सारी बातें की उनसे तो वो नाराज़ हो गए, बोले आपको FIR करना चाहिए था। मैंने कहा FIR मैं क्यों करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए FIR नहीं की और आपने प्रॉमिस भी किया। तो वो नाराज़ हो गए और बोलने लगे कि ऐसा आपको बात ही नहीं करना चाहिए, आप गलत बात कर रहे हो। कहा कि ये देखिए ऐसा है कि मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, आपने जो जो प्रोसेस कहा मैंने वो किया। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आपने वो बिल्स मंगाए थे उसका रीज़न क्या था जब आपको इतना ही अमाउंट देना था, सिंपल सी बात थी। और 50,000 मेरा मंथली एक्सपेंसेस ऐसे ही हो जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका खुद का अगर घर है और आपके एक डॉटर है जो 9th स्टैंडर्ड में है और आपका मेडिकल भी खर्चा चल रहा है और ये भी चल रहा है और आप पूरे फैमिली को कैटर कर रहे हो, तो आपका इतना कैलकुलेशन आ ही जाता है। मैंने कहा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने उनको ये चीज़ कही। वो जब उनके लोग आए इवनिंग को, मैं वहाँ से मूव ऑन कर गया, उसके बाद मेरी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। उनके लोग आते हैं, वो कहते हैं, वो भी उनकी हिमायत करते हैं कि वो अच्छे हैं, वो ऐसा है वैसा है। मैं बोला सब चीज़ सही है, बट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो वैल्यू है वो अब मेरे नज़र में उतनी नहीं है। रीज़न ये है कि उस बात को ये ऐसे कह सकते थे कि आदित्य आप अभी फ़िलहाल के लिए इतनी अमाउंट रख लीजिए और जो बाकी के अमाउंट है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पॉसिबली हो जाए तो मच बेटर है। बाकी कोई ज़रूरत हो तो दिन रात कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो, हम लोग आपके लिए हैं। अगर आप एक सोशल वर्कर हो या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो तो आपको इस तरीके की भाषा यूज़ करनी चाहिए, ना कि ये यूज़ करना चाहिए कि आप किससे पूछ के गए, आप क्यों गए, आपके साथ ये घटना हुई तो प्राकृतिक हुई है, ये बात थी। सारी चीज़ें हो रही थी और इन सब चीज़ों के दौरान जब तक मैं ठीक नहीं हुआ था तब तक मैंने घर पे बताया हुआ नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं जब 17 दिसंबर को डॉक्टर से लास्ट मीटिंग थी मेरी, उन्होंने रिपोर्ट्स मेरी देखी, मेरी पाइप्स हटा चुके थे हफ्ते पहले ही, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप थोड़ी मूवमेंट करा करिए, थोड़ी वॉकिंग या फिर जो भी आपकी डेली रूटीन है वो आप करा करिए फ्रीली, ताकि ये और जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में वो निकले। उसको निकलने में टाइम लगेगा, कभी 2-4 महीने, 5 महीने या 7-8 महीने भी जा सकते हैं, हम उसे कह नहीं सकते,
हम चाहें तो आप कहें तो हम आपका पेट को ऑपरेट करके हम उसको निकाल देंगे, बट आपकी बॉडी ख़राब होगी, हम नहीं चाहते आपकी बॉडी को और डैमेज करें। तो इस बेसिस पे मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप सही कह रहे हैं ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि 17 को मैंने कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूँ, आप कहें तो आप अलाउ करें तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन और वो सब उन्होंने दे दी और मैं 17 को मेरी टिकट थी, 15 को बात हुई थी, तो मैंने 17 की टिकट निकाल ली और मैं गांव गया। गांव पहुंचने के बाद मैं पेरेंट्स से मिला, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। मैं रात को पहुंचा था, रात को मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, मम्मी ने बताया तो वो भी बहुत परेशान हुए, बोले कि इतना सब कुछ हो गया, वहाँ सिस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तूने किसी को भी नहीं बताया, किसी को बताया होता तो तेरे पास होते। मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल इतना अच्छा था, मेरी सोसाइटी के लोग इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसी ज़रूरत लगी ही नहीं। और मैं आपको बताता आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है दोनों जन। मैं नहीं चाहता था किसी के भी ज़रिए आप तक ये बात पहुँचे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं मर के ज़िंदा हुआ। तो ये चीज़ मैं नहीं बताना चाहता था और ये बता के मुझे आपको तकलीफ़ में नहीं डालना था। मैं खुद टेंशन में था कि अगर आपको ये चीज़ पता चलेगी आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या सोचोगे, वहाँ से कैसे आओगे, ये तो 1400 किलोमीटर दूर है घर। तो मैंने उन्हें बताया और वो भी टेंस में थे। वो कहे कि कुछ भी बात होती तो बताना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये ओवरऑल स्टोरी जो है बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है और एक ही सिंपल ये रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि ये घटना किसी के साथ हो, बट हमारी गलती से कभी कोई घटना नहीं होती है, कभी कभी दूसरों की वजह से हमारे मरने और जीने का सवाल पैदा हो जाता है। तो ऐसे चक्कर में भी, ऐसे हालात में भी आपको एटलीस्ट अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पूरे टेन्योर में डॉक्टर से सिर्फ एक ही बात कही है कि देखिए ऐसा है कि आने का एक रीज़न होता है तो जाने का भी एक रीज़न होता है। आदमी किसी ना किसी रीज़न से जाता है, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, कोई भी ना कोई एक नेचुरल चीज़ से वो जाता है, ठीक है। तो जो भी है आप मुझे फ्रैंकली बताइए, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। एटलीस्ट मुझे ये पता होगा कि मेरे पास टाइम पीरियड कितना है। तो ये सोच के मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें बताया कि आप बताइए अभी इंटरनली मुझे और क्या फेस हो रहा है, मैं उस किससे चीज़ें से बाहर निकलूँ, मैं क्या करूँ ये बताइए, ताकि मैं इंटरनली अपने आप को मजबूत कर पाऊँ, ताकि मैं उस सब कंडीशन से बाहर आऊँ। तो दोस्तों ओवरऑल मेरी यही स्टोरी थी और मैं इस दौरान वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया। जो भी वीडियोस मैंने पोस्ट की है सब पुरानी वीडियोस हैं। मैं चाहता था आप लोगों को इंगेज रखूँ किसी ना किसी थ्रू, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो भी एक जॉब जैसा है और यूट्यूब मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पॉजिटिव चीज़ बताऊँ, अलग अलग जगह की नज़ारे दिखाऊँ, उनको बताऊँ कि यहाँ पे ये खासियत है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे अच्छाई इतनी है, ये सारी चीज़ें। तो जब मैं गांव गया, फिर मैंने काशी गया, मैं वहाँ पे भी प्रार्थना की अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, आप सब लोगों के लिए, कि सब लोग सही रहे, किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो जो मेरे साथ हुई। डॉक्टर का ये कहना था इसके बाद कि आप एक लकी पर्सन हो जो इतनी मल्टीपल डैमेज होने के बाद भी आपके सारे ऑर्गन्स आज के डेट में ओके है, रनिंग में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। बट मुझे बॉडी को ओवरकम करने के लिए भी मुझे वीकनेस है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। मैं कुछ मेहनत करूँ, मेहनत वाले काम करूँ तो मुझे थकावट सी लगती है। तो मैं कभी कभी फील करता हूँ मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करता था, अभी कैसे हो गया ऐसा। डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी बॉडी से इतना प्रोटीन जा रहा है। मेरे थोड़े हेयर लॉस भी हुए थे, आप पहले की वीडियोस और अभी की वीडियोस में देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैं पहले कैसा दिखता था और अब मैं किस पोजीशन में हूँ। तो धीरे धीरे डे बाय डे मैं रिकवर हो जाऊँगा, तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए जो होप छोड़ चुका है, जो मायूस है। देखिए लाइफ से बड़ा कोई टेंशन नहीं होता, कुछ चीज़ अचीव नहीं हुआ वो चीज़ अलग है, ठीक है। बट अगर लाइफ के ऊपर बात आ जाती है, लाइफ एक स्टेक पे आ गई कि आप
मर सकते हो या ज़िंदा रह सकते हो, ऐसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन आती है। तो उस टाइम पे आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बिलीव रखना चाहिए खुद में। जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी है जस्ट बी योर सेल्फ। शायद आप लोगों के ब्लेसिंग्स ने, मेरे सोसाइटी के लोगों के ब्लेसिंग्स ने, शायद मेरे छोटे मोटे अच्छे कर्मों से मुझे आज सर्वाइवल दी है, मैं बचा हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।